हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं और बच्चे फिजिक्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक फिजिक्स की सीरीज भी स्टार्ट की जाए। तो इस सीरीज में हम पढ़ेंगे 10th क्लास की फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जो एग्जाम में आएगा। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी और साथ के साथ में आपको याद भी करा दूंगी ये चैप्टर। ठीक है, आपको बस करना क्या है, एक कॉपी पेन लेके बैठना है और जो जो डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगी वो आपने नोट करनी है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, याद आपको साथ के साथ ही हो जाएगा, नोट आपको अपने लिए ही करनी है ताकि बाद में आप उसको रिवाइज कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में यानी इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर पहुंचने से पहले थोड़ा सा चार्ज को समझ लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपका यहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा इस चैप्टर के लिए। तो चार्ज देखिए क्या होता है। चार्ज एक ऐसा पार्टिकल होता है, एक ऐसा पार्टिकल मैंने ले लिया, मान लो पी है। ठीक है, जिसके चारों तरफ एक फोर्स, खुद का एक फोर्स डेवलप हो जाता है, एक फोर्स आ जाता है, इसका फोर्स एक्सर्ट करता है एक। ठीक है, यानी इसके अंदर कोई भी आएगा तो उस पर ये एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक फील्ड क्रिएट हो गया है, मैं बोल सकती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया इसका एक। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया इसके चारों तरफ। ठीक है, तो चार्ज, एक चार्ज क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज हम बोल सकते हैं इट इज ए क्वांटिटी विच एक्सर्ट फोर्स, जो फोर्स एक्सर्ट करती है। ठीक है, या फिर विच हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो होता है चार्ज। ठीक है, आपको पता होना चाहिए चार्ज होता क्या है। ठीक है, दूसरा, इसके टाइप्स दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। राइट, पॉजिटिव में क्या आता है हमारा, जैसे प्रोटॉन हो गया, और नेगेटिव में जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये हमारा चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर भी सेम होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक चार्ज के बारे में हमने समझ लिया। अब हम सब्सटेंस को समझ लेते हैं एक बार कि सब्सटेंस जो है वो भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो होता है। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है, सब्सटेंस थ्रू विच करंट फ्लोज, करंट क्या करता है हमारा, फ्लो करता है इसमें से। और इंसुलेटर थ्रू विच करंट डजंट फ्लो। ठीक है, करंट डज नॉट फ्लो, करंट डज नॉट फ्लो, करंट फ्लो नहीं होता इंसुलेटर में से। राइट, ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये चीजें समझ ली। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा मेन चीज है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिसिटी जो है ये भी दो टाइप की होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी दो टाइप की है, एक है स्टैटिक, एक है करंट। राइट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है इसमें जो चार्ज पार्टिकल होंगे वो रेस्ट पे होंगे, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर होंगे। और करंट का मतलब है चार्ज पार्टिकल मोशन में होंगे। ठीक है, चार्ज पार्टिकल मोशन में होंगे। चार्ज पार्टिकल मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया या प्रोटॉन हो गया। ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल जो है एक ही जगह बैठे हुए हैं। स्टैटिक का मतलब रेस्ट। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, यहाँ आप लिखेंगे चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट और चार्ज पार्टिकल इज एट मोशन। ठीक है, वो हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? ठीक है, अच्छा, अब आते हैं हम जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा उस पर। ठीक है, एग्जाम में जो चीजें आती है वो आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, या ओम्स लॉ, रेजिस्टर, करंट, ये सारी चीजें आती है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं अब हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखिए, वो बेसिक था जो भी आपने समझा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि मान लो कोई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ कोई पार्टिकल है जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, अब मैं क्या कर रही हूँ, किसी यूनिट चार्ज को, यूनिट चार्ज यानी एक चार्ज। ठीक है, यूनिट चार्ज को मैं क्या कर रही हूँ, लेके आ रही हूँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। यहाँ तक समझ में आया, यूनिट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं लेके आ रही हूँ किसी पॉइंट पर। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। ठीक है, इस काम को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, यानी एक तरह का वर्क है, वर्क डन, वर्क जो हमने किया है। ठीक है, वर्क किस लिए किया है, टू मूव
अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, कहाँ से, किस इन्फिनिटी से, किसी दूर से कहीं से हम उसे लेके आ रहे हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज को हमने मूव किया है फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, एक पॉइंट तक लेके आए हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो पॉइंट कहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। आपको समझ में भी आई होगी कि हम एक चार्ज को, यूनिट चार्ज को हम दूर से कहीं से इन्फिनिटी से उठा के ला रहे हैं, मूव करा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो जो वर्क किया हमने वो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को मूव कराना है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस बार हम दूर से चार्ज को नहीं लेके आ रहे हैं, चार्ज इसी के ही अंदर है, बस उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो सेम डेफिनेशन है, यहाँ पे भी हमें काम मेहनत करनी पड़ेगी चार्ज को मूव कराने के लिए। तो ये हो गया वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, अगेन हम यूनिट चार्ज को मूव करा रहे हैं, ठीक है, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, और वो पॉइंट कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन आपकी बहुत जरूरी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की। अच्छा, आप पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किससे करेंगे, V से, ठीक है, इसका सिंबल है, आपने सिंबल याद रखना है, ठीक है। और SI यूनिट जो है वो क्या है इसकी, वोल्ट, ये भी याद रखनी है, ठीक है। V से डिनोट करेंगे, SI यूनिट होगी वोल्ट, और वोल्ट को भी V से ही डिनोट करता है, ठीक है, सिंबल इसकी SI यूनिट को भी। अच्छा, मैंने जो चार्ज बताया था आपको स्टार्टिंग में, तो चार्ज की भी SI यूनिट आपको पता होनी चाहिए और सिंबल पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो चार्ज का सिंबल होता है, चार्ज का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Q, ठीक है। और जो उसकी SI यूनिट होती है वो क्या होती है, कुलाम, ठीक है, C से डिनोट करता है कुलाम, राइट, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा है, जिसका सिंबल अभी मैंने आपको V बताया, इसका एक फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है भाई। हमने वर्क किया है ना, तो वर्क के लिए W आ गया, वर्क किस लिए किया है, चार्ज को मूव कराने के लिए, तो चार्ज के लिए Q आ गया, तो ये एक फॉर्मूला बन गया, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, क्लियर है, ठीक है। ओके, इसके बेस पे आपके छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, बाकी CBSE में थोड़े से टफ न्यूमेरिकल्स आते हैं, और न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, जो है हमारी 1 वोल्ट की। 1 वोल्ट, वोल्ट अभी मैंने आपको बताया किसकी यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है। अगर 1 वोल्ट की डेफिनेशन आपसे पूछ ले तो आप क्या बताओगे, आप इस फॉर्मूले को याद रखोगे, ठीक है। ये जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, ये आप इस फॉर्मूले को याद रखोगे, आपको डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। आपको क्या करना है, 1 वोल्ट के लिए 1 जूल वर्क करना है। भाई जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, कि हम वर्क करते हैं पार्टिकल को एक पॉइंट इन्फिनिटी से या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 जूल वर्क करेंगे, 1 जूल वर्क इज डन टू मूव, किसको मूव कराएंगे, 1 यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को, ठीक है, 1 कुलाम बोल सकते हो आप, ठीक है, एक कुलाम चार्ज को, 1 कुलाम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सेम जो डेफिनेशन हमने करी है पीछे, ठीक है। सिर्फ आपने वर्क के आगे 1 जूल लगा लेना है, चार्ज के आगे 1 कुलाम लगा देना है, ठीक है, सिर्फ इतना काम करना है, तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी आपको याद हो जाएगी, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए कि वोल्टेज को, वोल्ट जो है उसको हम मेजर किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से करते हैं, वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर की हेल्प से हम वोल्टेज को मेजर करेंगे, वोल्टेज का पता करेंगे कि कितनी है डायग्राम के अंदर, सर्किट के अंदर, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट हो गया हमारा वोल्ट मीटर, और ये जो वोल्ट मीटर होता है ये हमारा सर्किट में पैरेलली कनेक्ट होता है, ठीक है, पैरेलल कनेक्ट होता है,
ये चीज आपको याद रखनी है कि सर्किट में कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल कनेक्ट होता है। क्लियर है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, करंट क्या होता है? तो फ्लो ऑफ चार्ज, सिंपल। ये छोटी सी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज का फ्लो जो होता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो अब चार्ज का फ्लो का मतलब क्या है कि आपका जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही चीज है। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लग जाते हैं? मूव करने लग जाते हैं, फ्लो करने लग जाते हैं, राइट। ये मूव करते हैं, तो इस इनके मूव करने की वजह से क्या बनता है? करंट बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी चार्ज मूव करता है तभी करंट बनता है। ठीक है, अगर चार्ज नहीं मूव कर रहा तो करंट भी नहीं होगा। वहां पे स्टैटिक करंट होता है, लेकिन चार्ज जब मूव करेगा तब हमारा बनता है करंट। क्लियर है? ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये छोटी सी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद करंट जो है उसका सिंबल क्या होता है वो याद होना चाहिए। सिंबल जो होता है वो होता है आई। ठीक है, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है वो पता होनी चाहिए। एसआई यूनिट इसकी होती है एम्पियर। एम्पियर को हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल ए से। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो जो जो चीजें पता होनी चाहिए एग्जाम के लिए वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। आई इज इक्वल टू, इसका एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है? क्यू अपॉन टी। ठीक है, ये चार्ज का ही सिंबल है, कैपिटल क्यू। आप चाहो तो स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैपिटल क्यू से भी कर सकते हो चार्ज को। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। भाई फ्लो ऑफ चार्ज होता है ना, और चार्ज टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो कर रहा है, तो इसमें फॉर्मूले में टी आएगा। ठीक है, तो आई का फॉर्मूला हो गया आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। क्लियर है? ठीक है, अच्छा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ आई की जो ऐसा यूनिट है वो है एम्पियर। ठीक है, चार्ज की हो गई कुलाम, और टाइम की हो गई सेकेंड, राइट। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कुलाम अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में कि 1 एम्पियर क्या होता है वो बताओ। ठीक है, तो 1 एम्पियर जो है वो क्या होता है हमारा? 1 कुलाम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। ठीक है भाई, 1 कुलाम चार्ज है, इसको बोल दो पहले, बीच में फ्लो वर्ड लगा दो। ठीक है, फ्लो इन 1 सेकेंड। 1 कुलाम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, ये होता है हमारा 1 एम्पियर। देन करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ठीक है, ऐसे लिखोगे आप। क्लियर है? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज पे चलते हैं कि करंट को हम मेजर किस इंस्ट्रूमेंट से करेंगे? एमीटर से, राइट। एमीटर से यहाँ पे हम इसको मेजर करेंगे, ए से डिनोट कर देते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से बनता है एमीटर। और ये हमारा सर्किट में कैसे कनेक्ट होता है ये आपको पता होना चाहिए कि ये सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक है, सीरीज पैरेलल का क्या मतलब होता है वो हम आगे डिटेल में समझेंगे। अभी फिलहाल आप याद रखिए वोल्टमीटर पैरेलल ही कनेक्ट होता है। ये आपके प्रैक्टिकल में भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, प्रैक्टिकल होगा जब कि एमीटर जो है वो सर्किट में कैसे कनेक्ट होता है? सीरीज में। और वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट होता है? पैरेलली, राइट। ठीक है, ओके। तो अभी हमारा नेक्स्ट है कि हाउ टू गेट अ कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, करंट का हमें फ्लो कैसे मिलेगा? करंट कैसे मिलेगा बेसिकली सर्किट में? ठीक है, तो कैसे मिलेगा भाई? करंट जो है वो हमारा, उसके लिए हमें सेल या बैटरी चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास सेल या बैटरी है तो हमें करंट मिल जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो एक सर्किट होता है जिसके अंदर अगर हम सेल या बैटरी लगा दे तो हमें क्या मिल जाएगा? करंट मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब करंट की डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। करंट की डायरेक्शन क्या होती है? करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है? ठीक है, अच्छा ये पॉजिटिव टू नेगेटिव का क्या मतलब है? तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। मैंने बना दिया सेल। सेल का सिंबल क्या होता है? एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, और फिर ये। ठीक है, ये हो गया सेल। ये बड़ी लाइन होती है पॉजिटिव, ये छोटी लाइन होती है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब सर्किट बनाती हूँ मैं। तो सर्किट बनाने का क्या तरीका होता है कि ये हमने लगा दिया सेल, इस लाइन को मैंने ऐसे बनाया, ये वायर है, ये जो लाइनें मैं बना रही हूँ एक तरह से वायर है। ठीक है, बल्ब का जो सिंबल होता है वो होता है ये। ठीक है, मैंने बना दिया यहाँ पे बल्ब, और यहाँ पे मैं इसको ले आई नीचे, और यहाँ मैंने बना दिया स्विच। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अभी जो मैंने बना रखा है ये ओपन स्विच है या क्लोज स्विच है। ठीक है,
अब मैं इसका आंसर देती हूँ आप लोगों को कि ओपन स्विच है या क्लोज स्विच है। तो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ डॉट नहीं बना रखा, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ओपन स्विच, ओपन स्विच। ठीक है, और अगर मैं यहाँ डॉट बना दूं, ठीक है, ओपन स्विच तो हो गया सिंपल ऐसे, और अगर डॉट बना दूं तो ये हो जाएगा क्लोज स्विच, राइट। तो अब इसका मतलब ऑन है या ऑफ है, इसका मतलब ऑन है ऑफ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ओपन स्विच का मतलब बहुत सारे बच्चे कहेंगे ऑन होता है, लेकिन इसका मतलब ऑफ होता है, ठीक है। और क्लोज स्विच का मतलब जो है ऑन होता है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ओपन स्विच का मतलब ऑफ होता है और क्लोज स्विच का मतलब ऑन होता है। देखिए, क्लोज स्विच का मतलब हमने अपना जो घर के अंदर हम स्विच लगाते हैं वो इमेजिन नहीं करना है, ठीक है, कि हमने तो उसको क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, यानी कि तो ऑफ होना चाहिए, ठीक है, नहीं। क्लोज का मतलब यहाँ पे है पाथ क्लोज करने वाला, ठीक है। तो स्विच जो है ये अगर डॉट लगा दिया, इसका मतलब ये पाथ जो है इसने पूरा कंप्लीट कर दिया, क्लोज कर दिया। और अगर पाथ कंप्लीट हो गया तभी करंट फ्लो करेगा। अगर कहीं से भी पाथ टूट रहा है, वायर हमारा पूरा ही नहीं है, जुड़ ही नहीं रहा, ये हिस्सा इस हिस्से से जुड़ ही नहीं रहा, ठीक है, तो फिर करंट कैसे फ्लो होगा इसमें से, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सर्किट हमारा ओपन है, इसका मतलब खुला हुआ है, ठीक है। खुला हुआ है का मतलब वायर के बीच में गैप है, गैप है का मतलब उसमें से करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे अगर डॉट बना दिया, इसका मतलब अब हमने इसको जोड़ दिया, दोनों वायर को आपस में जोड़ दिया, इसका ये मतलब होता है। इसका मतलब हमने इस पाथ को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, और अब करंट फ्लो होगा। इसका मतलब यहाँ पे सर्किट यहाँ पे क्या हुआ, ऑन हुआ, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। अब यहाँ पे करंट जो है वो कैसे फ्लो करता है, इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव की तरफ। तो आपने जब भी सर्किट आप बनाओगे तो वहां डायरेक्शन जरूर बनानी है करंट की, वरना उसके नंबर कटवा लोगे, ठीक है। तो पॉजिटिव से इस तरीके से जाते हुए नेगेटिव की तरफ आपने बना देना करंट को। और अगर आपने यहाँ डॉट ही नहीं बनाया तो करंट की डायरेक्शन मत बना देना, ठीक है। जब डॉट ही नहीं है इसका मतलब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, सर्किट बंद पड़ा है, ठीक है, समझ में। ओके, तो अब डायरेक्शन आपको पता लग गई। अगर हम एग्जाम में अगर पूछ ले कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या है, ठीक है, कन्वेंशनल आपसे करंट की डायरेक्शन पूछ ले तो कन्वेंशन का मतलब होता है पुराने जमाने का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो बताना है। तो वही है, करंट की डायरेक्शन वही होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। लेकिन कन्वेंशनल करंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस टाइम पे माना जाता था कि प्रोटॉन मूव कर रहा है, ठीक है, प्रोटॉन मूव कर रहा है पॉजिटिव से और नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसको कन्वेंशनल करंट बोल देते हैं। बाद में पता चला ये प्रोटॉन तो मूव नहीं करता, होता हैवी होता है। यहाँ पे हमारा कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, मूव इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के भागेंगे, ठीक है, इस नेगेटिव से निकल के भागेंगे और किसकी तरफ जाएंगे, इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो होगी नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन करंट की जो डायरेक्शन है, ठीक है, फिर वो इसकी उल्टी होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लो करता है, क्लियर है, ठीक है। तो ये यहाँ तक का कॉन्सेप्ट था, और यही जो है ये हमारा होता है सर्किट, इसको हम सर्किट बोल देते हैं। सर्किट की अगर डेफिनेशन आ जाए तो आप क्या बताओगे कि जिसमें हमारा हमने क्या लिए हुए, कंपोनेंट्स के सिंबल लिए हुए हैं, ठीक है। या इलेक्ट्रिक डायग्राम क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अगर ये पूछ लिया जाए तो एक ऐसा सर्किट जिसमें क्या होता है, बैटरी या सेल होता है, वायर होती है, बल्ब होता है या रेजिस्टर बोल सकते हो, और स्विच होता है, चार चीजें होती हैं, ठीक है। एक ये चीज होगी, दूसरी वायर होगी, तीसरा ये बल्ब या रेजिस्टर, और चौथा ही स्विच हो गया, ठीक है। चार चीज होती है, तो इनसे मिलके जो डायग्राम बनता है उसको हम बोलते हैं, उनसे मिल के जो सर्किट बना वो हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। और डायग्राम, इलेक्ट्रिक डायग्राम की मैं बात करूँ तो ये हमारा क्या हो गया, सर्किट डायग्राम की मैं बात करूँ तो एक ऐसा डायग्राम जिसमें कंपोनेंट्स के सिंबल, इलेक्ट्रिकल सिंबल लिए गए हैं, क्लियर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सिंबल लिए गए हैं, तो ये हो गया हमारा डायग्राम, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, जो है हमारा
कि इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, सिंबल हो गया, थोड़े से सिंबल पढ़ लेते हैं, राइट। तो सेल का मैंने आपको बता ही दिया, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव। बैटरी आती है तो आपने एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन बनाया, यानी एक सेल बन गया, ठीक है। अब दूसरा सेल बनाएंगे, यहाँ पे फिर से एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, इनके बीच में लाइन मत बना देना, नंबर कटवा लोगे, ठीक है। फिर से एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, दोनों लाइनों के बीच में कोई ऐसी लाइन नहीं बनेगी, ठीक है, सिर्फ इनके दोनों तरफ बनेगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल होती है, ठीक है। ये हो गया सेल का सिंबल और ये हो गया हमारा बैटरी का सिंबल। क्लियर है, ठीक है। ओके, स्विच का आपको बता ही दिया, ये ओपन स्विच हो गया और ये हमारा यहाँ पे डॉट है तो क्लोज स्विच हो गया, या फिर ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वायर इस हिस्से से कनेक्टेड नहीं है, यानी कि सर्किट क्या है यहाँ पे ओपन है। ओपन का मतलब अब करंट यहाँ पे नहीं फ्लो होगा, वायर यहाँ पे जुड़ ही नहीं रहा तो करंट कहाँ से आएगा, यानी कि यहाँ पे इस टाइम पे ये कैसा सर्किट है, ऑफ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से बना के और ऐसे बना दूं, दोनों को मैंने जोड़ दिया, ठीक है। तो यानी अब ये क्या हो गया, सर्किट क्लोज हो गया, ये भी क्लोज का साइन है और ये भी क्लोज का ही सिंबल है, ठीक है। क्लोज हो गया, क्लोज हो गया इसका मतलब करंट यहाँ पे आराम से फ्लो करेगा, दोनों तार जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे सर्किट को हम क्या बोलेंगे, ऑन। क्लियर है, ठीक है। ओके, और क्या सिंबल पता होने चाहिए, जैसे कि आपको बल्ब का पता होना चाहिए, ये हम बल्ब के लिए बनाते हैं, ठीक है। रेजिस्टर का पता होना चाहिए, ये हम रेजिस्टर के लिए बनाते हैं, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब है जिसमें हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, तो ऐसे बना के आपने एक एरो बना देना है इस तरीके से इस पे, ठीक है। या फिर इसका एक और सिंबल भी होता है, ऐसे बनाया और फिर यहाँ पे इस तरीके से आपने एक वो बना दी, एरो बना दिया, ठीक है। यानी इसको हम यहाँ से मूव करके इस तरीके से रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब ये रेजिस्टर रेजिस्टर बहुत बोल रहे हैं, तो इस रेजिस्टर को ही समझ लेते हैं होता क्या है, ठीक है। आपको रेजिस्टेंस रेजिस्टर भी पता होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती है कि जो करंट है इलेक्ट्रॉन ने मूव किया, ठीक है, मूव किया तो क्या बन गया, करंट बन गया, आई बन गया। अब आई जब चल रहा है तो इसके रास्ते में एक रुकावट आ रही है, एक ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, किसके रास्ते में, करंट के रास्ते में, तो ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट, करंट के रास्ते में, ठीक है, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, यहाँ लिख देना इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। अब जो हमारा रेजिस्टेंस होता है आर से डिनोट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए इसका सिंबल, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट हमारी क्या हो गई, ओम, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। ओके, अब हमारा हम अब आते हैं ओम्स लॉ पे, ठीक है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ। अब ये बहुत सिंपल सा लॉ है, ठीक है। ये क्या कहता है कि भाई आप खुद सोचिए एक बार कि आपके घर में इन्वर्टर है, ठीक है। अब इन्वर्टर की बैटरी अगर छोटी बैटरी होगी तो थोड़ा करंट देगा, और अगर बड़ी बैटरी होगी तो ज्यादा करंट देगा। भाई डबल बैटरी सुना होगा ना, तो इसका मतलब क्या है कि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी हमें वहां से, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, ये क्या कह रहा है कि जितना वोल्टेज ज्यादा उतना करंट ज्यादा, या हम कह सकते हैं जितना करंट ज्यादा उतना वोल्टेज ज्यादा, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। यही हमारा ओम्स लॉ है, ठीक है। आई मतलब करंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, तो बीच में लिखोगे इज डायरेक्टली proportional to, और ये V है, V का मतलब वोल्टेज, वोल्टेज भी लिख सकते हो या पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और लास्ट में एक वर्ड लगा देना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यही हो गया ओम्स लॉ छोटा सा, ठीक है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ये याद है तो डेफिनेशन तो याद ही हो जाएगी, रटने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखिए, ठीक है। करंट सिंबल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो बीच में लगा दिया करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, लास्ट में लगा दिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओम्स लॉ।
ओके, तो अब आपको इसमें पता क्या होना चाहिए, और ओम्स लॉ में आपने फिर पहले डेफिनेशन लिखी, फिर आप ये लिखेंगे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या फिर हम कह सकते हैं V को आगे लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो हमेशा इज इक्वल टू आता है, और एक और चीज आती है यहाँ पे, एक कांस्टेंट आता है जो हमारा यहाँ पे R है। ठीक है, और I हमारा यहाँ पे एज इट इज है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया जिसको हम ऐसे याद रखेंगे, V इज इक्वल टू I R। ठीक है, ये आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, V इज इक्वल टू आई आर। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो अब आपको एक और चीज जो पता होनी चाहिए वो है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का मतलब है हमें इस चीज को प्रूव करना है कि करंट बढ़ने से वोल्टेज भी बढ़ रही है। ठीक है, इस चीज को हमने प्रूव करना है। तो इस चीज को हम प्रूव कैसे करेंगे, इसका सिंपल सा आपने एक सर्किट डायग्राम बनाना है। सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे, जो अभी सिखाया है कि आपने बना दी यहाँ पे ऐसे बैटरी। ठीक है, कनेक्ट किसको किससे करेंगे, बड़ी लाइन छोटी लाइन के बीच में कोई लाइन नहीं बनानी है। ठीक है, ये मतलब एक सेल के बीच में, ये एक सेल कंप्लीट हो गया, ये दूसरा सेल है तो इस दूसरे सेल को जोड़ूंगी तीसरे सेल से। ठीक है, ये तीसरा सेल हो गया हमारा। इस तरीके से बना दी बैटरी। फिर हमने बनाना है, आप एक बनाइए यहाँ पे एमीटर जो करंट को नोट करता जाएगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे बनाना है, एक बल्ब बना सकते हैं या इस तरीके से रेजिस्टर बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने बनाना है वोल्ट मीटर। ठीक है, और फिर हमने इसको आगे बढ़ाया सर्किट को, और यहाँ पे हमने बनाना है एक वेरिएबल रेजिस्टर। ठीक है, और यहाँ हमने बना देना है स्विच। अगर स्विच मैं यहाँ डॉट लगा दूंगी तो अब मुझे करंट की डायरेक्शन बनानी पड़ेगी। राइट, यहाँ पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव, सेम यहाँ पॉजिटिव एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, अच्छा, ये हमारा हो गया सर्किट कंप्लीट। यहाँ पॉजिटिव बना देना है, नेगेटिव। एक भी चीज नहीं छोड़नी है सर्किट बनाते टाइम एग्जाम में। ठीक है, उसके नंबर कटते हैं, क्योंकि अगर आपने ये डायरेक्शन छोड़ दी, डॉट लगाना छोड़ दिया, तो इन सब चीजों के नंबर कटवा लोगे। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया सर्किट कंप्लीट। अब ये हमारा, इसमें हमने करा क्या, इसमें हमने एक बैटरी जोड़ दी, एक स्विच लगा दिया, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, एमीटर लगा दिया जो करंट को नोट करेगा। यहाँ पे ये बल्ब है एक तरह से। ठीक है, तो रेजिस्टर लगा दिया, और जिसके क्रॉस हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, जो वोल्टेज बताएगा कि यहाँ पे हम कितनी वोल्टेज जा रही है इसके एक एंड से दूसरे एंड पे। क्लियर है? ठीक है, अच्छा, ये चीज हमने लगा दी, सर्किट हो गया। इसमें आपने सिंपल सिंपल कुछ स्टेप्स लिखे हैं। पहले तो एक दिन ये सब हमने लगाया। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखोगे कि जो हमारा जैसे ही हमने यहाँ पे हमने इस रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू इस तरीके से सेट करनी है कि जो करंट है वो हमारा लो हो। ठीक है, इसकी वैल्यू इस तरीके से कैसे सेट होगी भाई, जाहिर सी बात है, अगर करंट बह रहा है और अगर मैं रेजिस्टेंस जो है बीच में रुकावट ला के खड़ी कर दूं, जितनी बड़ी रुकावट होगी, जितनी हाई उसकी वैल्यू होगी, उतना ही कम करंट को जाने देगा। ठीक है, तो करंट की वैल्यू लो करनी है तो यानी इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की हाई वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है, या रियोस्टेट इसका शॉर्ट नेम है, रियोस्टेट जो है इसको आपने इस तरीके से सेट किया है, हाई वैल्यू पे सेट किया ताकि करंट लो मिले, और करंट लो मिलेगी तो आप उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज की वैल्यू को नोट करोगे। ठीक है, फिर आप धीरे धीरे करंट की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, करंट सर्किट में बढ़ाते जाओगे। जो कैसे बढ़ाओगे, इस रियोस्टेट की वैल्यू को चेंज करोगे, उसको धीरे धीरे कम करोगे, तभी सर्किट के अंदर करंट बढ़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस को धीरे धीरे कम करोगे, सर्किट के अंदर करंट बढ़ेगा, और करंट के हिसाब से आपने वोल्टेज को नोट करते जाना है। ठीक है, ये स्टेप्स लिखोगे आप कि हम इसको नोट करते गए, इसको बढ़ाते गए, इसको कम करते गए, ये सारी चीजें लिखोगे। उसके बाद आप क्या बताओगे लास्ट में, कि हमें मिला कि जैसे जैसे हम करंट को कम कर रहे हैं वैसे वैसे वी भी कम हो रहा है। ठीक है, वी भी कम हो रहा है, और जैसे जैसे करंट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वी भी बढ़ रहा है, वोल्टेज भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हमने प्रूव कर दिया एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, एक्चुअल में आपने किया नहीं है एक्सपेरिमेंट, लेकिन आपने ऐसे ऐसे बता दिया कि हाँ ऐसे ऐसे हमने एक्सपेरिमेंट किया और हमने ये प्रूव कर दिया। राइट, और इसका एक ग्राफ आपको बताना चाहिए
यहाँ मैंने बना दिया v, यहाँ मैंने बना दिया i। तो जब भी एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज़ कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है, तो ये हमें मिलता है इस तरीके से ग्राफ। ठीक है, आप याद रखिएगा। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, जल्दी जल्दी बता देती हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पे ये एरो भी बनाना है कि वोल्टेज की वैल्यू ऐसे बढ़ रही है, करंट की वैल्यू ऐसे बढ़ रही है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे मैथ्स में आप पढ़ते हो, यहाँ 1 2 3, सेम यहाँ मैंने ले लिया 1 2 3, राइट। अगर मैं कहूँ इसकी वैल्यू 1 है और इसकी भी 1 है, मान लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ बनेगा, 2 है इसकी भी 2 है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है ना, 3 है तो इसकी भी 3 है। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो ऐसा ही ग्राफ मिलेगा ना। तो आपने ये ग्राफ बनाना है इसका, क्लियर है। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा ओम्स लॉ। कुछ ऐसा इसमें वो नहीं था कि बहुत टफ है या बहुत मुश्किल है, याद नहीं होगा। सिंपल सी चीज़ थी, v इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ। इसकी स्टेटमेंट मैंने आपको याद कराई दी है। ठीक है, उसके बाद इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेना, ये है। और इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर लेना, जो आपको बताया है कैसे डायग्राम बनाना है और कैसे आपने सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।